हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो सब बढ़िया। तो हम पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लिया था। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने इसके अक्ष पर यानी कि यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की वैल्यू ज्ञात कर ली थी। वो E की वैल्यू क्या आई थी? E बराबर आया था हमारे पास 2kp अपॉन r क्यूब। यह आया था हमारे पास E की वैल्यू अक्ष पर। अब बात करते हैं जब हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब क्या होता है? निरक्ष का मतलब होता है विषुवत तल, यानी कि ये एक क्या है? अक्ष है। ठीक है, ये अक्ष थी हमारे पास। अक्ष के विषुवत तल यानी कि लंबवत तल, यानी कि जैसे ये है लंबवत, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या हो जाएगी? विषुवत तल। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? जो अक्ष के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या होता है? विषुवत तल यानी कि लंबवत। ये होता है हमारे पास निरक्ष। यानी मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु P है जहां पर क्या निकालना हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू। तो हमने क्या करा था? जैसे अक्ष पे निकाला था तो हमने निकाला था प्लस क्यू के कारण अलग से और माइनस क्यू के कारण अलग से। तो हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण अलग से। हमें पता है कि जो माइनस क्यू से प्लस क्यू के मध्य की जो दूरी होती है वो 2a होती है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी a और यहां से यहां तक की दूरी a। ठीक है, प्लस क्यू से देखा जाए तो प्लस क्यू से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यहां से मानी जाएगी, यानी कि इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू से, यहां से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू से। ठीक है, तो प्लस क्यू से और माइनस क्यू से P बिंदु की दूरी कितनी होगी ये देखने वाली बात है। ठीक है, हम इन्हें नाम दे देते हैं A बिंदु, B बिंदु, O तो है ही सही है, और ये P बिंदु। ठीक है, तो हमें निकालनी है AP की दूरी और BP की दूरी, यानी कि इनके मध्य की दूरी अलग अलग निकालेंगे ताकि हम प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण अलग अलग निकाल सके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, यानी कि दोनों को मर्ज कर देंगे। उससे क्या निकल जाएगा? परिणामी नेट E का मान निकल जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? देखो, यहां से यहां तक की दूरी A और यहां से O बिंदु से P बिंदु की जो दूरी लेते थे हमने क्या ली थी? पहले R ली थी। क्या ली थी? R। यानी कि हमारे द्विध्रुव से जो P बिंदु की दूरी है, यानी P बिंदु कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या निकल रहा है? यहां पर एक दिखाई दे रहा है APO। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? समकोण त्रिभुज APO। क्या है ये? समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज APO में ये क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का यहां पर एंगल बन रहा है। तो यहां पर निकल लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर AP क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण। और ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब। ठीक है, तो यहां पर AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ठीक है, ये लग जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर। AP की वैल्यू क्या है? AP की हमें पता नहीं है, वही तो निकालनी है हमें। AO की वैल्यू क्या है? AO की देखो A है, तो यानी कि हो जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर प्लस BP की वैल्यू कितनी है? R है। कितनी है? R। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर AP का स्क्वायर क्या आएगा? ये। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? अंडर रूट। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? अंडर रूट का बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हम नाम दे देंगे इसको AP का मान निकल गया। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास आ चुकी है। वो कितनी है? वो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे इसके लिए BP की वैल्यू, यानी कि प्लस क्यू आगे से कितनी दूरी है? P बिंदु की है ना। तो त्रिभुज PBO में, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? PB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, यानी कि BO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर।
अब यहाँ पर बीपी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यानी कर्ण का स्क्वायर बीपी की वैल्यू पता नहीं है, वही निकालना है। बीओ की वैल्यू कितनी है ए, तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की है आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो बी पी इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकल गई यहाँ इसकी दूरी प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण इतनी दूरी और माइनस क्यू से पी के मध्य की दूरी निकल गई। अब हम निकालेंगे अलग अलग, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण इसके पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, है ना, पी पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या निकलेगा यहां पर, तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों, वो था हमारे पास E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्या था, के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, ये था हमारे पास पहले का फॉर्मूला, जो एक आवेश से किसी बिंदु के मध्य की दूरी पर ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहां पर क्या था, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है हमारे पास, ये है, तो यहां पर लग जाएगा हमारे पास E बराबर, और E क्या है, प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू बराबर हो जाएगा के तो ऐसा कैसा ही, और क्यू क्या है, आवेश है, तो परिमाण कोई सा भी ले सकते हैं, परिमाण दोनों के समान होते हैं, हमने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर, दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या निकलेगा हमारे पास, ई प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास इसकी वैल्यू, इसको नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब दोबारा निकालते हैं हम माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहां आएगा हमारे पास E प्लस ई माइनस क्यू बराबर हो जाएगा के क्यू ऐसा का ऐसा ही। दूरी कितनी है, माइनस क्यू से पी बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है, सेम टू सेम यही की यही, तो ये का आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो के क्यू बटा आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण 2। और दोस्तों ये दोनों देखने पर सेम टू सेम नजर आ रही होगी आपको, है ना, यानी कि पी बिंदु पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दिशा के बारे में। अब निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, और परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें दिशा का पता होना चाहिए। प्लस क्यू आवेश के कारण जो आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, प्लस के कारण बाहर की ओर, हमने पहले बात की हुई है, और माइनस आवेश के कारण क्या होती है, अंदर की ओर, यानी कि दिशा के बारे में समझते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर, यानी कि इस तरफ, यहां से ये जैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, ऐसे। ठीक है, तो यहां से ऊपर की ओर, इससे बाहर की ओर, ये हो जाएगी हमारे पास E प्लस क्यू। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर, यानी कि माइनस क्यू आवेश की तरफ, यानी कि प्लस से माइनस क्यू आवेश की तरफ। तो ये हो जाएगी हमारे पास यहां से यहां की ओर, ये हो जाएगी हमारे पास E माइनस क्यू। अब देखो दोस्तों, वहां पर था हमारे पास जैसे ये प्लस बिंदु P था, तो प्लस से तो बाहर की ओर थी, माइनस से अंदर की ओर थी, यानी कि ये दोनों क्या आ रही थी, विपरीत आ रही थी, यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रही थी, तो हमने घटाया था। अब इसमें देखो, एक तो आ रही है इस तरफ और एक आ रही है इस तरफ, यानी कि दोनों क्या आ रही है, लंबवत आ रही है एक दूसरे के, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके घटक करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इनके घटक। तो E प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर के जो घटक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, देखो जैसे ये है। ठीक है,
तो इसके घटक क्या निकलेंगे, देखो जिसे E माइनस क्यू है तो E माइनस क्यू का क्या है, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ यानी माइनस क्यू आवेश की तरफ है, इसकी दिशा। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो लेते हैं यहाँ पर थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी थीटा, और यहाँ पर क्या बनता है, एक जेड बनता है। तो जेड बनने के कारण क्या होता है, ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, और एक यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर भी थीटा होगा, ठीक है। जो है एंगल के फॉर्मूलास लगने के बाद आ जाता है। यहाँ पर जेड बनते हैं तो एकांतर कोण बोलते हैं इसको, और ये आसन्न कोण हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये दोनों के विभाजन हो रहे हैं, समद्वि विभाजित हो रहे हैं, ठीक है, तो ये थीटा कोण हो जाता है। तो यहाँ पर देखो जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ P बिंदु पर इसे घटक निकालेंगे तो एक सूत्र होता है, तो यानी जैसे कि थीटा होता है तो थीटा जिस तरफ होता है ना उस तरफ आता है कोस थीटा, यानी कि कोस की वैल्यू आती है, और उसके अपोजिट यानी कि इस तरफ तो आ जाएगा कोस की वैल्यू और इस तरफ आ जाएगी साइन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर निकलेगी हमारे पास E माइनस क्यू कोस थीटा, और इसके जस्ट विपरीत यानी थीटा के विपरीत उस तरफ क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये हो गई माइनस क्यू के कारण। अब प्लस क्यू के कारण बात करते हैं, तो प्लस क्यू कारण ये है तो इसके थीटा की तरफ क्या आएगा, कोस, तो यहां पर आ जाएगा E प्लस क्यू कोस थीटा, और जस्ट इसके विपरीत यानी थीटा के विपरीत क्या है, ये है, तो जस्ट इसके विपरीत क्या आ जाएगा हमारे पास, E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, और E प्लस क्यू को E प्लस कोस थीटा E माइनस क्यू कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में है, इसी दिशा में है, तो ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आएगी हमारे पास परिणामी दिशा। अब हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दिशा आ गई तो क्या होगा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू कोस थीटा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसके कारण आ जाएगी हमारे पास E नेट की वैल्यू। अब हम यहां निकालते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू के घटक E प्लस क्यू कोस थीटा तथा E माइनस क्यू कोस थीटा ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, परंतु E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, कट जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी कि E नेट, जो E नेट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, E प्लस क्यू कोस थीटा की वैल्यू प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। इसमें जुड़ते हैं E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों की वैल्यू समान होने के कारण और विपरीत दिशा होने के कारण क्या होते हैं, कट जाएंगे, तो हम लिखते नहीं है वैसे, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E प्लस क्यू E माइनस क्यू की वैल्यू रखेंगे और कोस थीटा का मान निकालेंगे यहां से, तो इसमें रखते हैं, तो कोस थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। यहां पर थीटा की जो वैल्यू है ये है, तो हमें पता है लाल बटे कक्का से, मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो लाल बटे कक्का, इससे कोस थीटा की वैल्यू जो हमारे आती है वो क्या आती है, आधार बटा कर्ण, यानी कि ये होता है कोस, तो ये आती है आधार बटा कर्ण, यानी कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार क्या है, यहां पर देखो थीटा की वैल्यू ये, यहां पर थीटा, तो आधार क्या है a, और कर्ण क्या है यहां पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a बटा अंडर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यह आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, तो यहां से देखने पर हमें पता चलता है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्या है, बराबर है, तो हम इन दोनों को क्या मान लेंगे, डॉट में E बराबर मान लेंगे दोनों को, ठीक है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है, तो इन दोनों की जगह क्या रख देंगे हम, E बराबर रख देंगे, तो दोनों की जगह E रखते हैं, तो देखो E नेट
बराबर आएगा ई कोशिटा प्लस ई कोशिटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई नेट बराबर हो जाएगा 2e कोशिटा। ठीक है, अब यहाँ पर ई की वैल्यू और कोशिटा की वैल्यू रखते हैं। दोस्तों एक शायरी है, रुकावटें आती है सफलता की राह में ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती है सफलता की राह में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। अगर दोस्तों आपको शायरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो ई की वैल्यू रखेंगे और कोशिटा की वैल्यू रखेंगे। तो ई की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, ई नेट इक्वल आएगा हमारे पास 2। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर दोस्तों, दोनों की वैल्यू सेम है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर माना था हमने, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोशिटा की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से, तो रख देंगे ए बटा अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब दोनों को मर्ज कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ई नेट तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा 2 के क्यू ए अपॉन, अब ये क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी है, 1 है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर क्या लगा, अंडरवुड। इसका मतलब क्या होता है, 1/2। जब 1 और 1/2 जुड़ते हैं यानी कि 1 + 1/2 तो बनता है हमारे पास 3/2। क्या बनता है, 3/2। 2 × 2 + 1 यानी कि 3/2 बन जाएगा। तो टोटल क्या घात बन जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला ई नेट की वैल्यू। अब बात करते हैं, हमने उसमें क्या बताया था, जो हमारे पास ए होता है, ए आर स्क्वायर, अगर आर जो है वो काफी दूर है यानी कि पी बिंदु काफी दूर है, तो ए क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना ए का, तो और भी कम हो जाएगा, यानी कि आर के स्क्वायर की वैल्यू के मुताबिक ये काफी छोटा हो जाता है, तो इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य, 0 के बराबर। तो लगा के लिखना है यहाँ पर आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य, 0 के बराबर। अब रखते हैं इसके अंदर, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई नेट वो आ जाएगा 2k। ये गुणा में है तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। मैंने बताया था ना आपको, भाग और गुणा में क्या करते हैं, जो होता है उसको वैसा का वैसा रखते हैं, 0 नहीं मानते, क्योंकि अगर यहाँ पर मानेंगे तो सब 0 हो जाएगा एक बज्जी में, है ना। तो KQ/A इसमें हो जाएगा, ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है। अब इसको लेके चलेंगे हम इसकी ओर। ठीक है, यहाँ पर देखना, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं इसको। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर, आर जो बटे में है 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या मात्रा हमारे पास, r³। तो यहाँ देखो ई नेट क्या बच जाएगा, 2KQA/r³। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम यहाँ पर, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2KQA/r³। अब देखो हमने जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था ना, P = Q × 2A, इसको हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पर बन रहा है ना 2 × QA बन रहा है ना, 2 × QA, Q × 2A बन रहा है यहाँ पर, देखो Q × 2A। ठीक है, तो यहाँ पर रख जाएगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पर KP। ठीक है, क्या बन जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, KP/r³। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये बन जाएगा फॉर्मूला, और ये हो जाएगा हमारे पास ई नेट, यानी कि ई निरक्ष पर कितना है हमारे पास, KP/r³। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया है फाइनल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर कितनी आती है, KP/r³। अब हम बात करते हैं निरक्ष और अक्ष के दोनों के बारे में।
तो देखो यहाँ पर दोनों की तुलना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना यानी कंपैरिजन अक्ष और निरक्ष के बारे में, ठीक है ना। ये रहा, तो ये था हमारे पास अक्ष और ये है हमारे पास निरक्ष। और यहां पर हो जाते हैं हमारे पास E माइनस क्यू और यहां पर हो जाता है E प्लस क्यू, ठीक है। ये निरक्ष है। तो हमने निकाला अक्ष पर, क्या निकाला अक्ष पर, E बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। और जो हमने अक्ष निरक्ष पर निकाला वो कितना निकाला, E निरक्ष और ये अक्ष। तो E निरक्ष पर कितना निकाला हमने, अभी निकाला है जस्ट kp अपॉन आर क्यूब। क्या निकाला है, kp अपॉन आर क्यूब। अब देख लो दोस्तों आप लोग ही कि निरक्ष पर और अक्ष पर, जो अक्ष पर होता है वो क्या होता है, डबल होता है निरक्ष की तुलना में। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर E अक्ष इक्वल हो जाएगा 2E निरक्ष के, यानी कि E अक्ष दुगुना है E निरक्ष के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल। और हमारे पास निकल के आ चुके हैं अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट आया है, आपके इस टॉपिक में कुछ भी डाउट्स आया है, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इस कॉन्सेप्ट से पढ़ सके और समझ सके। मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी समझाता हूँ।